कारगिल विजय दिवस की 20वीं सालगिरह भारत देश मना रहा है और ईटीवी भारत भी उन शहीदों को याद कर रहा है और उन शहीदों की शहादत को नमन कर रहा है जिन्होंने कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। और इसी कड़ी में आज ईटीवी भारत की टीम पहुंची है जयपुर के शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज के घर पे और अभी जो उनके पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। पहले जो अमित के पिताजी हैं हम उनसे बात करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम था सर, पहले तो वो किस तरह का था, आपको सूचना मिली और क्या उस टाइम किस तरह की सिचुएशन थी, और आर्मी जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आपके बेटे ने भी आर्मी को चुना, तो कैसा महसूस आप करते हैं, किस तरह से गर्वित खुद को महसूस करते हैं? देखिए, अमित का जो उद्देश्य था देश की सेवा करने का, ये मन में उसकी बातें थी पर उसने कभी डिस्क्लोज नहीं किया। वो एक उपन्यास पढ़ा था गॉडफादर, तो गॉडफादर पढ़ने के बाद में अपनी डायरी में लिखा था कि आज मैं गॉडफादर उपन्यास पढ़ रहा हूँ और ये पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा मैं खुद गॉडफादर बन गया हूँ। मेरी दिली इच्छा है कि मैं 1 मैन आर्मी बनूं और देश के प्रति जो कंटक है उसको मैं सामना करूं और उसके लिए मैं या तो आर्मी में जाऊंगा या पुलिस सर्विस में जाऊंगा। जब उसने 12th पास किया, ग्रेजुएशन किया, तो उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या नहीं करना चाहता हूँ, तो अभी डिस्क्लोज नहीं किया कि मुझे ये काम करना है। जब उसने सीडीएस का एग्जाम पास किया, सिलेक्शन हो गया, तो ही वॉज वेरी हैप्पी और मुझसे पूछा पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मैं इकलौता बेटा हूं, कल कुछ हो जाएगा तो आप क्या महसूस करोगे। मैंने उससे कहा बेटा ये तुम्हारी अगर इच्छा है जाने की तो बिल्कुल जाइए, हम तो शहर विदा करेंगे यहाँ जाने के लिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। हमें अपना कैरियर बनाना था, अगर अपने इस कैरियर में तुम सुखी हो तो इससे ज्यादा हमें सुख को क्या मिल सकता है। वो आर्मी में चला गया, 97 के अंदर उसको कमीशन मिला और वो जाट रेजिमेंट में। उस समय की एक बात बताना चाहता हूँ कि इनके पास ऑप्शन होता है कि आप आर्मी कौन सी ब्रांच में जाना चाहते हैं, ग्रेनेडियर में जाना चाहते हैं, सप्लाई में जाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। इन्फेंट्री एक ऐसी इनकी ब्रांच है जहाँ पे बहुत उनका रुतबा रहता है और वो ही आगे जाकर के लड़ाई करते हैं। तो मैंने बेटा उसमें बहुत कहते हैं पापा रिस्क वाली बात तो जो आप छोड़ दीजिए, पर जो रुतबा हम जब इन्फेंट्री वाले चलते हैं तो उनकी एक अलग शान और सोती होती है। तो ये ऑपरेट इन्फेंट्री चलाएगा। फर्स्ट पोस्टिंग उसका पिथौरागढ़ में हुआ। पिथौरागढ़ के बाद में वो यंग ऑफिसर ट्रेनिंग करने चला गया। यंग ऑफिसर ट्रेनिंग इसने करने के बाद में उसकी पोस्टिंग होगी काकसर में, कारगिल के अंदर हुई, जो काक से विलेज है वहाँ पोस्टिंग होगी। इसके बाद कमांडो कोर्स करने के लिए चला गया और वहाँ पे ये रहा। उसने अपनी डायरी में ऐसी बातें जो हमें पता पड़ी है कि उसने लिखा जैसे आज दशहरा है, एमनी में 12:05 फायर शुरू कर दिया, एज इफ दे आर मच रेडी टू सेलिब्रेट दशहरा। अब एनी में हमेशा फायर करता है, हम उनको रिप्लाई देते हैं कि हम अलर्ट हैं। मेरी इच्छा है कि मैं पहले जाऊं और पहले वार करूं, पर मैं कर नहीं सकता क्योंकि सर ऊपर की इंस्ट्रक्शन ये है कि हमें पहले वार नहीं करना है। इसी तरह कई ऐसे ओकेजन्स भी आए कि उसकी मृत्यु निश्चित थी। जैसे एक बार वो जा रहा था कमांडो कोर्स करने का, खाई में गिर गया, वो बच गया। इसके बाद एक बार अपने वहां पे जब काकसर विलेज में कारगिल में था, एक फायर आया, फायर गिरा, वो ब्रस्ट नहीं हुआ। इसके बाद के अंदर एक बार वो फायर आते ही बंकर में घुस गए। इसने 4 या 5 घंटे का हुई, तो उसने अपनी डायरी में लिखा है कि इस पोस्ट पे आने के बाद में somebody is after me और somebody is more powerful who is protecting me at this post। इनकी घटनाओं के बाद में आई एम मोर चार्ज अप एंड मोर हैविंग मोर कॉन्फिडेंस। उसे घबराया नहीं, मतलब इस तरह की एक सोच थी जो उसने किया। पहला जब सौरभ कालिया उसकी यूनिट का एक ऑफिसर था और 5 जवान जो गायब या मिसिंग हो गए, उनकी खोज की तो खुद ने उन्हें वॉलंटियर किया कि वो जगह मेरी देखी हुई है, मैं वहां जाना चाहता हूँ। और उसकी खोज करते करते वो 36 घंटे लगा चल के उस पोस्ट पे पहुंचा जहां तक उनकी मिलने की संभावना थी। वहां उनका घेराव हुआ। उस घेराव के अंदर इसके बाद 30 जवान, एक नायब सूबेदार, एक सूबेदार थे और एक खुद थे। उस सिचुएशन को सेंस करते हुए उन्होंने अपने लोगों को ऑर्डर दिया, तो आप मैं कवर फायर दूंगा, एक एक करके आप निकल दिए। कुछ लोगों ने मना भी किया, सर अपन उनको फाइट करें। उसने कहा सिचुएशन ऐसी है, आई मेरे ऑफिसर एंड यू टू ओबे माई ऑर्डर। उन्होंने वो सारा वो लड़ाई करते रहे, अंत समय तक लड़ते रहे। दोनों राजवीर सिंह था और उसको जवान कुछ जाने से मना कर दिया, दोनों लड़ाई करते रहे। और जो सबसे जो मोटी बात जो हमें आर्मी वालों से मिली है कि जब इनकी डेड बॉडी रिकवर की गई थी आफ्टर 56 डेज, दोनों के हाथ में हथियार थे
तो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि लास्ट मोमेंट तक वो लड़ाई वहां पे करते रहे। आर्मी हेडक्वार्टर से हमारे पास के अंदर एक मैसेज आया, अमित इज मिसिंग, 4 जून 99 को। घटना 17 मई की हो चुकी थी, हमें पता नहीं। मतलब जब हमारा मैसेज आया तो हम आर्मी हेडक्वार्टर पे गए मिलने के लिए, पूछने के लिए। जनरल साहब से हमारी बात हुई। जनरल साहब का यही कहना था कि हमारे आर्मी की लैंग्वेज यही है कि सर ये मिसिंग, जब तक डेड बॉडी नहीं मिल जाएगी या जीवित नहीं मिलेगा हम उसको मिसिंग ही मानेंगे। अगर हम डिक्लेयर कर दें ही डेड तो हमें लोग फ्रेश करेंगे कि साहब डेड बॉडी को लाओ। उन्हीं दिनों में एक नाम याद पड़ा था, धर्माधिकारी कैप्टन था, उसकी डेथ हो गई, कैजुअलिटी हो गई थी, उसकी डेड बॉडी की दिखाई दे रही थी। लोगों ने फोर्स किया कि डेड बॉडी करो एंड दे लॉस्ट देयर 2 और 3 सोल्जर्स। उसने इंडिकेशन ये जनरल साहब ने दिया था, यू होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द बेस्ट। कुछ लग गया था मेरे को। मतलब पर इस बीच में एक बात बताना वो चाहूंगा कि मेरी बिटिया के वहाँ पे कॉन्टेक्ट थे कारगिल के अंदर। तो एक जो वहाँ का जो कैप्टन या मेजर था उसने इसको बिटिया को बता दिया था, दीदी नो मोर। क्योंकि अमित ने ये कह रखा था कि अगर कोई बात होती है तो ये मैसेज मेरी बहन को दे सकते हो, शी इज बोल्ड एंड शी कैन कीप द फैमिली टाइम। मतलब तो उसको पता पड़ गया था। इस बीच में हमने जितने भी धार्मिक कार्य के हमारा साथ देती थी, शमशान भूमि को लेके आना है, वह जाना है, उसने पूरे पीरियड तक हम डिस्कोवर नहीं किया, सेवा देंगे नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल लाइफ से बाद में जब अमित का 13 जुलाई को हमें पता पड़ा कि अमित की डेड बॉडी और राजवीर सिंह की मिल गई है, तो फिर वो वहाँ तो जयपुर लाया गया करने के बाद के अंदर, और 1.5 या 2 घंटे ही हमारे घर पे रखा। इसके बाद में अल्बर्ट हॉल के अंदर इनकी डेड बॉडी को रखा गया था। वहां पे जयपुर का आधा जयपुर का उमड़ पड़ा था, और बाद में शाम के समय एक गार्डन है जो सेक्टर 9 के अंदर मौजूद है, वहां पे इनका अंतिम संस्कार किया गया था। जनरल साहब ने हमें एक बात कही थी, आप अमित की डेड बॉडी को मत देखिए। उसका कारण ये नहीं था कि कोई विशेष बात है, उनका कहना था कि जिस अमित को आपने पहले विदा किया था पोस्ट जाने के लिए, वो चित्र आपके दिमाग में भी है, पर जब आप लास्ट में चित्र देखोगे तो आपका एक वही चित्र आपकी जिंदगी भर आपको पीछा करेगा। तो हमने देखा, हमारे एक डॉक्टर साहब है, मेरे रिलेटिव है, उन्होंने देखा था, बॉडी वाज इंटैक्ट, केवल रंग काला पड़ गया था, उसमें कोई ऐसा कोई नहीं था। दैट इज ए स्टोरी। सर कैसा महसूस करते हैं कि आपका जो बेटा था उसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, और सर आजकल का जो यूथ है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर इंडियन आर्मी को भी जरूरत भी है, इंडियन आर्मी के मतलब वो भी चाहती है कि जो यूथ है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंडियन आर्मी को चूज करे, तो सर क्या आप कुछ मैसेज ऐसा देना चाहें यूथ को? हम चाहते हैं आपकी तरफ से। देश हमारे पहले है, हम बाद में है। अगर देश की सेवा के लिए हम नहीं जाएंगे तो देश हमारा समाप्त हो जाएगा। और आर्मी एक ऐसी जो है जिसके बारे में कहता है जो आदमी जो ऑफिसर या जवान जो बनता है वो हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी को लेने को तैयार रहता है। किसी तरह की लायबिलिटी, मतलब देश की लायबिलिटी अनलिमिटेड, वो बर्दाश्त करने को तैयार है। दूसरा उसका प्रण ये होता है कि वो पीछे नहीं हटेगा, भागेगा नहीं, जैसे मतलब भागेगा। और आर्मी एक ऐसी संस्था है कि जहां पे आप देखिए कश्मीर के अंदर बाढ़ आई, केदारनाथ बद्रीनाथ में त्रासदी हुई, उस कार्य को सफल बनाने में बचाने के अंदर जितना आर्मी ने साथ दिया है वो किसी ने साथ नहीं दिया। तो आर्मी एक संस्था है जिसको ज्वाइन करना चाहिए। आर्मी एक डिसिप्लिन है, देशभक्ति आती है। आप ये देखिए छोटा सा एक बोरवेल में एक लड़का गिर जाता है तो आर्मी को बुलाते हैं। इतनी एक्सपर्टाइज है, एक्सपर्टाइज नहीं है, उनका डेडिकेशन है, उसकी वजह से है। तो मैं तो यूथ को कहता हूँ कि उनको आर्मी में जाना चाहिए तो उनको जाना चाहिए और देश के लिए करना चाहिए। उसके अलावा कोई अच्छी संस्था नहीं हो सकती। मतलब तो देख, हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश के अंदर भगवान को और आर्मी को हम तभी याद करते हैं जब दुविधा में होते हैं, बाकी टाइम में भूल जाते हैं। मतलब तो मेरा तो कहना है कि आर्मी की जो एक तरह रेपुटेशन है, जितना उनका त्याग करते हैं उनको उतना सम्मान नहीं मिल पाता। मैं तो ये कहना तो आर्मी के लिए, मतलब आर्मी का जो बंदा है, जो फौज का आदमी है, चाहे किसी भी रैंक में हो, एक तो सम्मान मिलना जरूरी होता है, मतलब मिलना चाहिए। मतलब दूसरा उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए।
तीसरा, उसको अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए, जब ये आपकी रक्षा कर सकता है। चाणक्य नीति में भी ये कहा गया था आज के 2000 साल पहले कि 30 सूत्र थे, इसमें 3 सूत्र ये भी वहां मौजूद है। परंतु हमारे यहाँ भी क्या हो रहा है कि आर्मी के जो ऑफिसर्स वगैरह है, जो जवान है, ठीक उनको अच्छा मिल रहा है, इसमें दो राय नहीं है। पर रिटायरमेंट के बाद में जो उनकी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सबसे बड़ी है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो CBT वालों ने क्या किया कि जो आपके डिसेबल्ड पर्सन है उनको जो पेंशन थी वो फ्री मिल रही थी, वहां पे उनको टैक्सेबल कर दिया। वो कर दिया, टैक्स कर दिया, टैक्स कर दिया, उनको कितनी इनकम उनकी कम हो जाएगी आप ये देखिए। और आर्मी में डिसेबल्ड होना तो एक स्वाभाविक है, एक पार्ट है, बस वो डिसेबल हो सकता है, चांस से ज्यादा है। इस तरह का जो गवर्नमेंट का जो मूव है मतलब वो ठीक नहीं है। मतलब तो मैं यूज से कहता हूँ कि चाहे आपके कुछ भी आपका मिले, आपको सेक्रीफाइस करने की जरूरत पड़े तो आपको आर्मी ज्वाइन करना चाहिए। देश की डिमांड भी है, वैकेंसी भी है और जरूरत भी है। तो मेरा यूज ये कहना है आप आर्मी ज्वाइन करिए। इससे अच्छी संस्था कोई नहीं हो सकती जहाँ पे आपका भाईचारा, जहाँ आपको मौजूद है, वहाँ पे एक दूसरे के लिए वो ध्यान देने को तैयार है। और उससे अच्छी संस्था कोई और नहीं है मेरे हिसाब से, जो मैं देख पाया हूँ या समझ पाया हूँ। अभी हमारे साथ यहाँ पर शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज की माता जी भी हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगा अमित जी की कोई ऐसी बात बचपन की, कोई शरारत जो आपके जहन में हो अभी भी और आप याद करती हो उसे। उसकी तो शरारत क्या, उसकी तो जो भावना थी, जो वो बना है, जो उसने किया है सेक्रीफाइस, वो उसके बचपन से ही था। क्योंकि वो मुझे अपने बचपन में वो मुझे कहता था कि मम्मी मैं ना बड़ा आदमी बनूंगा। तो वो न्यूज में सुनता था इंदिरा गांधी का नाम, जब उनका नाम ज्यादा था, मम्मी मैं तो इंदिरा गांधी बनूंगा। तो मैं बोलती थी कि बेटा इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप बनना। फिर चलो ठीक है। फिर एक दिन मुझे बोलता है कि मम्मी प्लेन ऊपर उड़ता है ना, तो मैं तो हवाई जहाज उड़ाऊंगा। तो मैंने कहा इसके लिए भी तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। और फिर एक दिन मुझे कहता है मम्मी अपन भगवान को पूछते हैं, भगवान बहुत बड़े होते हैं। मैंने कहा हाँ बहुत बड़े होते हैं, तो मैं तो भगवान बनूंगा। उसके दिल में मतलब लगता है कि बचपन से ही बड़ा होने की जो है ललक थी उसके बचपन में, और वही जो है उसके लिए आया है। उसके जो डायरी के पेजेस वगैरह हैं जो पढ़े हमने, जो इन्होंने बताया है, तो वो तो है ही कि उसमें कितनी भावना थी बड़ा होने की। अक्सर ऐसा देखा जाता है, जो बच्चे होते हैं जब स्कूल टाइम जाते हैं तो उनके दोस्त होते हैं काफी, और दोस्तों के साथ काफी मौज मस्ती करना और बाहर आउटिंग पे जाना। तो क्या इस तरह से भी अमित जी जो है वो दोस्तों के साथ घुले मिले रहते थे, कहीं जाते थे, या फिर एक लिमिटेड दोस्त थे और केवल जो अपनी जैसे आप कह रहे हैं पढ़ाई में लगे रहते थे और जो एक एम, एक टारगेट लेके चल रहे थे उसको अचीव करने के लिए वो उनका पूरा फोकस था? नहीं, वो बड़ा मस्त था। ऐसा कुछ नहीं कि वो अपनी पढ़ाई में उसमें उसकी आपना, हम जो उसके कॉलेज टाइम की है जो भी फोटोएं देखते हैं वो ऐसी फोटो है जो बीच बीच के अंदर हस्बैंड निकालना से निकालना, कहीं गर्दन निकालना, इस तरह की फोटो खिंचवाता था वो हंसते हुए। और अपने दोस्तों के साथ ऐसे जैसे दिवाली के रात पूरी रात आराम से घूमना करना, मस्ती करना, जो भी है। मतलब वो ठीक है, पढ़ता भी था, लेकिन इतना वो भी नहीं था कि वो है ना जो जैसे जो किताबी कीड़े जिनको हम कह सकते हैं वो नहीं था। बल्कि उसके अंदर है ना ऑल राउंड उसकी नॉलेज है ना वो बड़ी अच्छी थी। लेकिन और बस मस्त था वो। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे यूथ को जो आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं या एक सपना लेके चल रहे हैं आर्मी में जाने का, तो एक क्या संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग प्रयत्न कीजिए, एक माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, आप जरूर सफल होंगे और वहाँ जाके अपने देश की सेवा करें। और जो आर्मी में जो उनको तैयार किया गया है, वो सरकार जो इतना कर रही है तो वो उसको वहाँ पर काम में लें, और जब कोई संकट आए तो पीछे न हटे, कभी पीठ न दिखाएं दुश्मन। ये मेरा आशीर्वाद। तो ये थे हमारे साथ
शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज के पेरेंट्स, जिन्होंने उनके बचपन की यादों को भी हमारे साथ साझा किया और साथ ही बताया किस तरह से जो पूरी सिचुएशन थी वहां पर जब कारगिल के अंदर वो शहीद हुए और कई दिनों बाद उनकी जो बॉडी थी वो वहां से रिकवर की गई। साथ ही जो मैसेज है वो अमित के पेरेंट्स ने दिया है कि जो यूथ है, खासकर जो सेना में जाना चाहता है देश सेवा के लिए, वो लगातार प्रयत्न करे, कठोर मेहनत करे और अपनी देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहे और आगे बढ़ के देश के लिए काम करे। जयपुर से विनय पंत, ईटीवी भारत।